नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपका चल रहा था द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1 पार्ट नंबर 1 हो चुका था। पार्ट नंबर की 2 क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 2 यहाँ पर पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 2 में क्या सीखेंगे, तो आज सीखेंगे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपको भाषा पर आधारित द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं तो आशा है आज के बाद आप इसको पक्का बना लेंगे, ठीक है ना। 101% आप बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो आइए फिर करते हैं और बनाना सीखते हैं। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, बढ़िया सा बनाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल और केवल यहाँ पर हमको समीकरण बनाना है, ना कि आगे सॉल्व करना है। तो आगे कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो लिखा है पहला नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आइए फिर सॉल्व किया जाए। तो देखो कैसे करोगे बताऊं यहां पर, तो कहोगे बिल्कुल सर चलो। तो जो बोले हैं उसको पहले मानना पड़ेगा मुझे। यहां करें जिससे तुलना की, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से। किसके दुगुने से? अगर ये पता हो जाए किसकी बात हो रही, तो चौड़ाई के दुगने से। अगर ये पता होता तो मैं लंबाई बता देता, लेकिन चौड़ाई पता नहीं तो मानेंगे। माना क्या लिखा, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। कितना मानेंगे? x मीटर। मीटर में यूनिट है तो मीटर लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो, भूखंड की, अच्छा यहाँ की लिखा है नहीं, की चौड़ाई, ठीक है ना। और की क्या कर देंगे, लंबाई। तो ये कितना आएगा बताओ। तो कहोगे सर यहां पर देखेंगे तो बोले हैं लंबाई जो चौड़ाई के दोगुना, तो चौड़ाई का दोगुना मतलब 2x होगा। एक अधिक है मतलब x+1, समझे। दो गुने से एक अधिक मतलब दो गुना करेंगे फिर एक जोड़ देंगे, समझ गए ना। चलो तो इतना हमारा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, आप सीधे फार्मूला लगाएंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है ना, ये तो दिया है आपको, ठीक है। तो सीधे प्रश्नानुसार कर दें क्या, प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्नानुसार क्या दिए हैं, तो कहोगे सर बोले हैं ये आयताकार भूखंड, ये क्या था, मैं चाहता था इसको इधर कर दूं, ठीक है, लेकिन ये हटना नहीं चाह रहा है यहां से। अरे हटो जाओ। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल ये कितना है, तो कहोगे सर इसको लिखेंगे कितना, तो 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर इतना दिया है ना। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहां लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे सूत्र यहां पर लिखो चाहे ना लिखो आप जानते हैं, सीधे आप यहां पर मान रख के वहां चूंकि फार्मूला दिखा दीजिए, मगर रख दिया मैंने और रख दिया तो फायदा उठा लेते हैं। 2x+1 हो जाएगा और चौड़ाई का मान x है गुणे में, और बराबर हो जाएगा 528। क्या आएगा, 2x² प्लस x, और 528 को इस तरफ ले आइए और बराबर क्या लगा देंगे, 0। तो ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आया समझ में, तो कुछ कठिन तो है नहीं, ठीक है ना। आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लिया, आपको पहले ये पहचानना है कि किसको मानना है, किससे रिलेशन है। यहां पर तो करें लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक, तो मतलब चौड़ाई पता हो तो लंबाई दोगुना कर देते चौड़ाई का और एक अधिक कर देते तो बन जाती हमारी यहां पर लंबाई।
तो चौड़ाई को मान लिया, लंबाई बना दिया। फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था 528 मीटर स्क्वायर, और आयताकार भूखंड हो या आयत हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान 2x प्लस 1 है और चौड़ाई का मान x है, रख दिया, गुणा कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस x माना बराबर में था, इस तरफ ले आऊंगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ गए? चलो, तो दूसरे पहला हो चुका है, आइए फिर करते हैं दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा नंबर किया जाए। ओके, बिल्कुल सर। अब देखो दूसरे नंबर में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए समझिए पहले। अगर आपको कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक मानना है, ठीक है, मानना है तो लिखना माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, ये सूत्र है, लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्रमागत धन पूर्णांक क्या मानोगे, तो मानना कौन कौन से हैं, x मानना, x प्लस 1, ठीक है। अगर आप मानना तो लिखना, ये लैंग्वेज है, वैसे लिखता तो मैं केवल दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मानना है, x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे यही कहता तीन क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे, तो आप क्या मानते, तीन क्रमागत धन पूर्णांक, धन बोल दें या धनात्मक बोल दें, एक ही चीज है, ठीक है, ध्यान देना। और ये होगा x प्लस 1 और हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2। आगे बात करते हैं। अब यहीं से आपसे नेक्स्ट स्टेप पर क्या पूछ सकते थे, दो क्रमागत क्या कहते, या तो कहेंगे सम या तो कहेंगे विषम, ठीक है। सम बोल दें और चाहे विषम, कुछ भी बोल दें, इससे मतलब नहीं, ठीक है। सम अथवा विषम धन पूर्णांक तो क्या माना जाएगा, तो कहोगे सर बताइए ना, तो बता रहा हूं, देखो क्या है, x है और x प्लस 2 है, x और x प्लस 2, दो क्रमागत विषम या फिर सम धन पूर्णांक क्या होते हैं, x प्लस 2 होते हैं। उसके बाद यहीं पर बात किया जाए कि तीन क्रमागत, की बात, तीन क्रमागत सम या फिर विषम, किसी की भी बात हो रही, धन पूर्णांक ये क्या होंगे, तो कहोगे सर बताओ ना, तो बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा यही काम है ना। x होगा, x प्लस 2 होगा और x प्लस 3 होगा, x हो गया, x प्लस 2 हो गया और x प्लस 3 हो गया। अब देखो और आगे, ओ सॉरी क्या मानना इसमें, यहाँ पे रहेगा 4, ठीक, अभी तो गलत हो जाता, क्या हो गया 4, समझे ना भाई, यहां पर दो दो का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक के बाद एक छोड़ के एक संख्या आती है, जैसे यहां पर मैं बोलता सम की बात कर रहा हूं, 2 आता, तो 3 छोड़ के 4 आता, फिर यहाँ पे 5 छोड़ के 6 आता, तभी तो आएंगे, तो यहाँ पर 2 के बाद 3 छोड़ के क्या आएगा, 4 आएगा। समझ गए ना? चलो, तो मानना समझ गए, नहीं समझ गए बताओ, हाँ सब समझ गए। अब आते हैं सवाल पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ के देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत आसान भाई, एक ही लाइन का सवाल है, लेकिन मुझे आपको सूत्र बताना था इसलिए ऐसा किया। तो देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना हमने मान लिया, तो सीधे यहां पर क्या कर दो कि प्रश्नानुसार इन्होंने जो शर्त बोली है वो अप्लाई कर दीजिए। इन्होंने क्या बोला है, देखो जरा, करें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है, x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो क्या है, 306 है। इट्स वेरी सिंपल ना, गुणा करो, x स्क्वायर बनेगा प्लस x बनेगा और बराबर 306 है। इसको इस तरफ लाइए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। वाह, कितना आसान था ना। लेकिन जब आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना।
तो इसलिए फार्मूले को ध्यान देना। चले आगे, तो चलो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखेंगे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो फिर जिसकी आयु पता करनी उसको मान लिया जाता, आपको पता है ना। और तुलना भी किससे हुई है देख लो भाई। अरे रोहन की माँ उससे, उससे मतलब किससे, रोहन से। तो रोहन से बड़ी तो रोहन की ही मानना पड़ेगा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी x वर्ष। क्या हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। मान दिया x वर्ष, कहोगे बिल्कुल सर मान दिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान की बात ही हो रही है, हमें लग रहा है। वर्तमान आयु कितनी हो जाए, तो कहोगे सर ये x साल का है रोहन, ये 26 वर्ष माता जी बड़ी हैं, तो 26 जुड़ जाएगा, x प्लस 26 वर्ष हमारा हो जाएगा। समझ गए इतना, कहोगे बिल्कुल सर समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे यहां पर इन्होंने बोला है अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या बोले हैं 3 वर्ष पश्चात। तो यहां क्या लिखोगे आप, अगले स्टेप में लिखोगे 3 वर्ष पश्चात। और पश्चात मतलब होता है बाद, 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या बोला गया, तो कहोगे सर इन्होंने बोला है इसका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो भाई 3 वर्ष पश्चात पहले दोनों की आयु तो पता कीजिए। तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु बराबर होगी, देखो पहले x थी वर्तमान में, और अब कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष जुड़ जाएगा ना। उसके बाद है रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, मां की आयु ये कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये अभी हैं इस टाइम पर x प्लस 26 साल की, 3 साल और जोड़ देंगे तो कितने साल हो जाएंगी ये, कहोगे सर x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएंगी, x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। समझ गए। फिर यहां नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है दोस्त, तो कहोगे सर यहां पर आप अब लगा दीजिए शर्तानुसार, क्योंकि इन्होंने जो बोला था उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात तो ये हो गया। अब उनकी आयु का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणनफल हो जाए कितना, 360। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे दोस्त, तो कहोगे प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल मतलब रोहन की आयु गुणे हो जाएगा उनकी मां की आयु बराबर कितना है, 360 है। गुणा कीजिए जरा इसको, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स एक्स गुणा होगा तो, और ये इसमें गुणा होगा तो 29x आएगा, और 3 गुणा होगा एक्स में 3x आएगा, 29 3 87 होगा बराबर 360। कितना बन गया, कहोगे बिल्कुल सर बन गया। अब अगला स्टेप मेरा क्या रहने वाला है जी, तो कहोगे सर अगला स्टेप आपका जो रहने वाला है इनको जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है 29 3 32x हो जाएगा, 32x और प्लस ये 87 है और माइनस 360 है बराबर 0। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहां माइनस 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, कितना बचा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यही हमारा प्यारा सा जवाब हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। चलते हैं चौथे नंबर की ओर। समझ गए ना, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं अगले प्रश्न को। ये आ गया चौथा नंबर। क्या बोल रखे हैं, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो आइए फिर बनाया जाए। पूछे क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो आओ फिर मानते हैं रेलगाड़ी की चाल। माना
सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल, मान लिया रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है, तो कहोगे सर ये हो जाएगी x किलोमीटर पर घंटे। x किलोमीटर पर क्या हो जाएगी, घंटे। ये मैंने यहां पर मान लिया। अब अगर ये x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आप ये पता कीजिए पहले। भाई समय की बात हुई ना, घंटे अधिक लेती है, मैं दोनों में समय लूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, काम हो गया। तो देखो यहां पर निकालेंगे 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। x किलोमीटर पर घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया कितना समय लगेगा, तब क्या बोलेंगे 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में, दूरी यहां पर मैं लैंग्वेज थोड़ा और अच्छी बनाना चाहता हूं, ठीक है। 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या? 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है, चाल से, ठीक है, इतना लिखा। 480 किलोमीटर दूरी चलना है और x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना है, ठीक है। चाल से रेलगाड़ी को दूरी तय करने में, सॉरी भाई ये लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं बनी है अभी ना। देखो यहाँ 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, चलो इसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। चाल से रेलगाड़ी, चाल से चलने पर बना देता हूं, चाल से चलने पर, चाल से चलने पर रेलगाड़ी को लगा समय, रेलगाड़ी को दूरी तय, 400 दूरी तय करने में लिख लेना, ठीक है। तय करने में x किलोमीटर घंटे की चाल से चलने पर, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने पर, रुको, ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर पर घंटे की चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिख देंगे लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय क्या निकालना है, तो समय निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है, समय। अब समय निकालेंगे तो क्या आएगा, समय बराबर होता है, पहले यहां लिख देता हूं कितना टाइम लग रहा है, यहां कुछ बोले नहीं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, तो 480 बटे x हो जाएगा और ये आ जाएगा घंटे, 480 बटे हो जाएगा x घंटे। समझ गए इतना, कहोगे हाँ सर समझ गए। ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर पर घंटे की चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। अब इसके बाद यहां पर लिखते हैं अगला स्टेप, क्या बोले, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, ठीक है। तो यहां लिखोगे यदि चाल में, यदि चाल में 8 किलोमीटर पर घंटे की कमी हो, 8 किलोमीटर पर घंटे की कमी हो, घंटे की कमी हो, तब रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, बता सकते हो आप। कहोगे सर पहले तो x थी, 8 किलोमीटर पर घंटे कम हो गई, तो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर घंटे। समझ गए इतना, चलो। तो ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज इतनी। आगे अब देखते हैं जो इन्होंने बोला है। अब इतना तो लिख दिया, अब लिखते हैं तब, अब भी तो दूरी उतनी ही चल रहा हूं, बस केवल चाल में कमी हो गई है, तब, है ना,
अतः यहां पर निकालता हूं, देखो फिर तो कहोगे सर 480 किलोमीटर की दूरी अभी भी चला जा रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूरी तय करने में, तय करने में x किलोमीटर, अब की x थोड़ी है, क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, पर घंटे की चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बताओ, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो अभी भी कितनी है 480, और समय चाल कितनी, तो x माइनस 8 है, देखो ना इतना हो गया। अब यहां पर आपने दो चीजें तैयार कर ली हैं, दोनों समय आ चुके हैं, जब वो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से रेलगाड़ी चलती है और जब x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलती है, तो ये समय। अब कितना दोनों के बीच डिफरेंस है, 3 घंटे का, कितने का डिफरेंस है, तो 3 घंटे का। तो क्या लिखोगे यहां पर, प्रश्नानुसार दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए खाली बस, ठीक है। तो कितना है, कौन बड़ा है, तो बताइए, ये वाली में समय ज्यादा लग रहा है ना, आराम से जा रहे हैं ना, चाल कम हो गई तो इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसमें समय कम है, तो दोनों का डिफरेंस, तो ज्यादा वाले से आप क्या करेंगे, कम वाले घटा देंगे, और ये माइनस 480 और बटे में कितना है x, बराबर कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा, ठीक है, इतना बन गया। अब क्या कीजिए, आप सीधे इसको सॉल्व कर लो, तो 480 आप कॉमन ले लो तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्या बचा, x माइनस 8 है और यहाँ माइनस है 1 बटे x है, बराबर कितना है, तो 3 है। इसको आगे बनाओ, देखो जरा इस तरफ बना दूं, चलिए यहाँ कैलकुलेशन ही करनी, 480 लिख दिया मैंने, और ये वाला देखो, ये x यहाँ गुणा होगा, x आएगा उधर जाएगा माइनस x और प्लस 8 बन जाए, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो ये होगा, x हुआ माइनस x हुआ प्लस 8 बनेगा, और बटे में क्या आएगा, x माइनस 8 और बराबर में कितना है, 3 है। ये वाला कट गया, अब इसको देखो कितना है, 480 है, और ये वाला गुणे में 8 और बटे में x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर कितना है, 3 है, ठीक है ना, इतना बन गया, कहोगे हाँ सर बन तो गया। अब देखो जो कटे काट देता हूं मैं, इसको उधर गुणा कर दे रहा हूं, अभी ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में है 480 गुणे 8। अब ये 3 को नीचे भेज सकते हो आप, तो 480 गुणे 8 बटे में 3 आ गया, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये 0, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48, 8 गन्नम 8 4 होगा 12, इतना ही तो आएगा भाई, काटा 3 एकम 3 और एक बचा तो 18 हो गया, 3 छंग 18, शून्य लगा दिया, x स्क्वायर माइनस से 8x माइनस 1280 और बराबर हो जाएगा 0, यही हमारा हो जाएगा समीकरण, ठीक, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर, समझ गए। तो ये वाला हो गया हमारा रेलगाड़ी वाला, बस एक सवाल और है इसमें का ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलें आगे, तो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, दिख रहा है पूरा, हाँ ठीक, चलो तो आइए ये देखते हैं क्या बोले हैं, वैसा ही सवाल सेम है, अरे मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटे अधिक हो, तो हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कब, बाद में, कहोगे सर क्यों, इन्वर्टर बैठ रहा है, ठीक, इसको मैं बना के आपको डाल दूंगा एक वीडियो, ठीक है, छोटी सी बना को उसी में डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर चलता हूं, आपको मिलूंगा अगले क्वेश्चंस के साथ में तब तक, ठीक है, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।